हेलो सर, मैं मैडम रोज का ड्राइवर बात कर रहा हूँ। रोज के फोन नंबर से कॉल आते देख उसने फौरन फोन उठा लिया था, लेकिन उसके ड्राइवर की आवाज सुनकर वो परेशान हुआ था। रोज अपना फोन किसी को नहीं देती थी। इनका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? उसने हैरानगी से पूछा था। सर, रोज मैडम ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। इस वक्त हम क्लब में मौजूद हैं और मैडम वापस चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वक्त उन्हें बड़ी मुश्किल से एक साइड पर लेकर आया हूँ। पार्टी में मीडिया के लोग भी मौजूद हैं। बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। और सर, मैडम बार बार नशे की हालत में आपका नाम ले रही हैं। बार बार एक ही बात कह रही हैं कि आज आपके साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई। सर, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से मैडम से पासवर्ड पूछकर आपको फोन किया है। प्लीज सर, कुछ करें, वरना बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। वैसे भी आजकल मैडम अपने ब्रेकअप को लेकर खबरों में हैं। वो बोल रहा था, जबकि ताशफीन परेशान हो गया था। तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं खुद आता हूँ। उसने परेशानी से कहा था। अगर कोई भी स्कैंडल बन गया तो उसकी फिल्म पर भी बुरा असर पड़ सकता था, और वो अपनी फिल्म पर कोई रिस्क उठा ही नहीं सकता था। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचना था। उसके फोन बंद करते ही लोकेशन उसके मोबाइल पर सेंड हो चुकी थी। उसे ऑर्डर देकर वो बाहर फोन सुनने चला गया था, जबकि उसने बड़ी हिम्मत से नाइटी निकाली थी, जिसे पहनने का सोचते ही वो बुरी तरह से घबराई थी। पिंक कलर की ये नाइटी देखने में जितनी खूबसूरत थी, पहनने में उतनी ही बेहुदा थी, क्योंकि सिल्क की ये नाइटी बिल्कुल प्लेन थी, जिस पर स्लीव्स नाम की कोई चीज थी ही नहीं। इंतहाई पतली स्ट्रैप्स के साथ जाली का अपर था, और उसके साथ भी स्लीव्स नहीं थी। अल्लाह अल्लाह, ये पहनकर मैं इनके सामने कैसे जाऊंगी? वो शर्म से बेहाल होते हुए सोचने लगी। फिर नजर अपने दुपट्टे पर पड़ी। बाजुओं का हाल तो निकल आया था, लेकिन नाइटी सिर्फ घुटनों तक थी। इस जाली में से तो मेरी टांगें नजर आएंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। नहीं तनावुश, तुझे पहनना होगा इसे। अपनी कॉलेज की लड़कियों को भूल गई, कैसे आधी नंगी टांगें लेकर घूमती हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो गैर मर्दों में भी कैसे मजे से घूम रही होती हैं। और तूने तो सिर्फ अपने शौहर को दिखाना है। उसने खुद को हौसला दिया था, लेकिन ये मुश्किल है। उसने एक और बार नाइटी को देखकर सोचा था। सच यही था कि वो इसको पहनने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और पहनकर किसी के सामने जाना तो नामुमकिन सी बात थी। लेकिन अब वो यहाँ तक आकर पीछे नहीं हट सकती थी। वो शख्स उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका था। उसकी जिंदगी में मायरा अब कहीं नहीं रही थी। ऐसे में वो उसकी कोई बात रद्द करके अपनी आने वाली जिंदगी को मुश्किल नहीं बना सकती थी। वो उसे सारे हक दे रहा था। उसका भी पीछे हटना बनता नहीं था। उसने खुद को ये नाइटी पहनने के लिए तैयार किया था। ये पहनना इतना मुश्किल तो हरगिज नहीं था जो उसे वक्त लगता, लेकिन इसे पहनकर उस शख्स के सामने जाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम था। लेकिन हिम्मत तो करनी ही थी। उसने वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा तो ताशफीन अभी तक कमरे में नहीं आया था। उसने एक नजर अपने ड्रेस पर डाली और सुकून का सांस लिया। दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था कि वो अभी तक नहीं आया वापस। पैरों को छूती ये लॉन्ग नाइटी इतनी भी बेहुदा नहीं थी जितना वो सोचती थी। लेकिन अगर इसके ऊपर अपर जैकेट ना होती तो शायद उसकी सोच भी ये नहीं होती। उसने अपने कंधों पर ठीक से अपना दुपट्टा फैलाया था। अभी तक तो वो ये सोच रही थी कि वो अपने बरहना बाजू भी उसे कैसे दिखा पाएगी। हालांकि दिल तो ये सोच सोचकर ही कांप जा रहा था कि जब वो उसे इस हालत में देखेगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। और वो तो इतना सोचकर ही शर्म से पानी पानी हो रही थी कि उससे आगे के मराहिल भी तय करने थे। वो तेजी से वापस कमरे में अपनी शर्ट पहनने के लिए आया था, लेकिन उसे वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा देखकर ठिठक गया। वो पिंक कलर की नाइटी में इतनी हसीन लग रही थी कि वो नजर पलटना ही भूल गया, जबकि उसके चेहरे पर छाई घबराहट उसे उसकी तरफ कदम बढ़ाने पर मजबूर कर रही थी। पैरों को छूता अपर कोट उस वक्त उसे अपना सबसे बड़ा रकीब महसूस हुआ था।
लेकिन शायद उस वक्त वही उसे बहकने से बचा भी रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके बेहद करीब आया था। उसका दुपट्टा पूरी तरह से उसके शानों पर फैला हुआ उसके बाजुओं को छुपा रहा था। मैं नहीं कहता था तुमने अपना सारा हुस्न मुझसे छुपा कर रखा है, और अब तुम किस्तों में दिखा दिखा कर मेरी जान ले रही हो। लेकिन कोई नहीं, हम भी जान हथेली पर लिए बैठे हैं। तुम एक दफा मांगो तो सही। उसके दुपट्टे को अचानक खींचकर उसने दूर कर दिया था। उसका ये अमल इतना अचानक था कि वो चाहकर भी उसे रोक ना पाई, जबकि अब वो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। उसका बहका बहका अंदाज उसे नजरें नहीं उठाने दे रहा था, जिसने एक झटके से उसके बाजू को थामकर उसे अपने करीब करते हुए उसके गिर्द अपना घेरा तंग किया था। और अब वो पूरे इस्तेहकाक से उसके होठों पर झुका। उसका इरादा यहाँ से जाने का था, लेकिन उसकी ये मासूम सी बीवी उसे उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दे रही थी, और वो भी तो सब कुछ भूल जाना चाहता था। आज इस शहर से निकलने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसकी गर्दन पर जा बजा अपने होठों का लम्स छोड़ते वो अपनी दीवानगी की मुहर साबित कर रहा था। अपनी शिद्दतों को उसके कंधों और गर्दन पर बिखेरते हुए वो उसकी सांसों को उथल पुथल कर चुका था। एक लम्हे में उसका नाजुक सा वजूद वो अपनी बाहों में उठाते उसे बेड पर लेकर आया था। उसका इरादा उसे समेटने का नहीं बल्कि मजीद बिखेरने का था। वो अपनी तमाम तर शिद्दतें उस पर लुटाकर उसे अपना बना लेना चाहता था। वो उसे अपनी खुशबू का साथी बनाना चाहता था। वो अपने वजूद की सारी थकन उसमें उंडेल देना चाहता था। और आज वो ऐसा कर भी गुजरता अगर उसका फोन नहीं बजता। वो होश में नहीं आना चाहता था, लेकिन उस वक्त सवाल उसके करियर का था। उसकी सांसों को वो आज बख्शने का इरादा तो नहीं रखता था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। और फिर जैसे सब कुछ बदला था, वो उसके करीब से उठते हुए जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर बटन बंद करने लगा। तनावुश हैरानगी से उठकर बैठ गई थी। सोना मत, मैं 1 घंटे में आने की कोशिश करूंगा, और अगर तुम मेरे आने से पहले सो गई ना, तो ऐसी नींद बर्बाद करूंगा कि सारी जिंदगी सो नहीं पाओगी। ये ना हो कि एक रात की नींद तुम पर सारी जिंदगी की रातों के लिए भारी पड़ जाए। उसकी धमकी में बहुत कुछ था, जिसे महसूस करके उसकी रीढ़ की हड्डी सनसा उठी थी। लेकिन उसने सिर्फ धमकी पर बात खत्म नहीं की थी, बल्कि उसके होठों पर इंतहाई शिद्दत से झुकते हुए उसकी सांसें कैद कर गया था। उसका अंदाज इतना जारहाना था कि वो तड़प कर रह गई। लेकिन वो रहम करना जानता कहाँ था, या उसे शायद उस पर तरस ही नहीं आता था, या शायद वो उसके होठों का दुश्मन था। उसके होठों को आजाद करते हुए वो अपने अंगूठे से उनकी सुर्खी मिटाने लगा। जानबूझकर दिया है ये जख्म। जब तक दर्द रहेगा तब तक नींद नहीं आएगी, और जब ये दर्द मिट जाएगा तब तक मैं वापस आ जाऊंगा तुम्हारी नींदें उड़ाने के लिए। वो इस दफा नरमी से उसके होठों को चूमता तेजी से बाहर निकला था, क्योंकि अब अगर मजीद रुकता तो बहक जाता। जबकि अपने होठों पर नमी महसूस करके उसने अपना हाथ रखा था, और हाथ हटाते ही खून का नन्हा सा कतरा उसके हाथ पर लग गया। शहंशाह जुल्मत, अपने होठों पर हाथ रखकर वो उसे एक और लकब देकर बेड पर लेट गई थी। जब ढेरों शर्म ने आ घेरा तो उसी कंबल से अपना चेहरा छुपा गई। वो पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुकी थी। एक बहुत बड़े मैदान में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था। उसे नीचे उतरने का इशारा करते वो आगे बढ़ गया था, जबकि उनके उतरते ही हेलीकॉप्टर ड्राइवर उसे वापस ले गया था। वो यहाँ पहली दफा नहीं आई थी, बल्कि बचपन में अपने बाबा के साथ वो एक दफा पाकिस्तान आई हुई थी। लेकिन वो याद इतनी खुशगवार भी नहीं थी कि वो उन्हें याद रख पाती। सामने ही एक लैंड क्रूजर खड़ी थी, जिसकी चाबी शायद साथ ही लगी थी। वो ड्राइविंग सीट संभालता उसे बैठने का इशारा कर चुका था, और फिर उसके बैठते ही वो गाड़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ चुका था। उसकी खामोशी उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, जबकि अपनी बेबसी पर वो रो तक नहीं पा रही थी। इसीलिए खामोशी से वो ये सफर गुजार रही थी। उसकी खामोशी ऐसी थी जैसे उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। नहीं इस शख्स से भी नहीं जिसके साथ कुछ घंटे पहले उसका निकाह हुआ था। गाड़ी बहुत बड़े बंगले के सामने आ रुकी थी, जो कि बेहद खूबसूरत था।
बाहर से वो इतना खूबसूरत था तो अंदर से पता नहीं कैसा होने वाला था। उसके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ था इस घर को अंदर से देखने का। वो गाड़ी का हॉर्न बजाता शायद दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। और दरवाजा खुलते ही गाड़ी अंदर दाखिल हुई। लंबी राहदारी में लगे हसीन पौधे इस हवेली की राहदारी को और भी हसीन बना रहे थे। वो इतना शानदार बंगला था कि किसी भी देखने वाले की आंखें चंधिया जाती। मायरा हैरत से इस बंगले के गेट से घर तक का रास्ता नाप रही थी। उसे तो कभी वहम व गुमान में भी ख्याल नहीं आया था कि ताशफीन भी इतने अमीर घर से होगा। पोर्च में खड़ी 5 से 6 गाड़ियां इस बात की गवाह थी कि यहाँ हर इंसान को अपनी पसंद की सवारी मयस्सर थी। वो उसे करोड़ों की ऑफर यूं ही तो नहीं कर रहा था। लेकिन इतने अमीर घर की बेटी तनावुश इतनी सादी तबीयत कैसे थी? ये सवाल उसके दिमाग में बुरी तरह से घर कर गया था जब अचानक गाड़ी रुकी और वो गाड़ी से निकलते हुए उसकी साइड पर आया था। वो उसकी तरफ का दरवाजा खोले खड़ा उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था, जबकि वो हैरत से उसे देख रही थी। वो उसे इस तरह से क्यों अहमियत दे रहा था, उसे समझ नहीं आया था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसके परकशिश चेहरे के साथ बहुत भली लग रही थी। भैया, आपके साथ कौन आया है? उसे पीछे से 13 से 14 साला लड़के की आवाज सुनाई दी तो उसने मुस्कुराकर अंदर बैठी लड़की की तरफ इशारा किया जो हैरत से उसे देख रहा था। तुम्हारी भाभी आई है। जाओ मेरे खबरनामे अंदर जाकर खबर दे दो। उसके हाथ न बढ़ाने पर वो खुद ही उसका बाजू थामकर उसे गाड़ी से निकाल चुका था, जबकि वो लड़का चिल्लाते हुए हवेली के अंदर भागा था। तैयार हो जाओ, बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। मैंने तुम्हें देखा, तुम मुझे पसंद आ गई। मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें यहाँ ले आया। तुम्हारी फैमिली की इसमें रजामंदी है। यही कहानी तुमने सुनानी है। एक भी लफ्ज आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अपने करनामे मेरी फैमिली तक पहुँचाने की जरूरत नहीं है। बाकी बाबा को मैं खुद संभाल लूंगा। वो उसे हवेली के अंदर ले जाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए था, जबकि वो कंधे उचकाती उसके साथ अंदर जा रही थी। किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं तुम्हारे सारे कारनामे बताऊंगी कि तुमने गन पॉइंट पर मुझसे जबरदस्ती निकाह किया है। और इसके पीछे जो वजह थी, वो भी सबको पता चलेगी। और फिर मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। और फिर तुम्हारे साथ जो होगा, उसके लिए तैयार रहना। वो उसकी कोई बात मानने का इरादा नहीं रखती थी, इसलिए उसे अपने इरादों से आगाह करने लगी। ये पाकिस्तान है मैडम। यहाँ औरतें बेवजह घर से बाहर नहीं निकलती। और मैं तुम्हें जैसे लेकर आया हूँ, ये बात तो मेरे ख्याल में किसी को कानो कान पता भी नहीं चली होगी। वैसे इस घर का लॉन कितना वसी है, ये भी तुम देख चुकी हो। अगर यहाँ एक कब्र बन गई तो कोई मुझसे ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेगा कि वो कब्र किसकी है। हाँ, लेकिन फातिह जरूर पढ़ेंगे लोग गुजरते हुए। उसका धमकी देने का भी अपना ही अंदाज था। वो उसे घूर कर रह गई। हालांकि उसकी इस धमकी पर उसका दिल कांप रहा था। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, समझे मेरी बात को? वो कपकपाते लहजे में बोली थी, जबकि उसकी कपकपाहट पर उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। वो क्लब के अंदर दाखिल हुआ तो उसे वो कहीं भी नजर नहीं आया। उसने रोज के फोन पर ही फोन किया था। हाँ, कहाँ हो तुम? बताओ मुझे। मैं क्लब में आ चुका हूँ। किस तरफ आना है मुझे? उसने जल्दबाजी में पूछा था क्योंकि वो जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था। उसकी जान से अजीज जान उसका इंतजार कर रही थी, और वो उसे मजीद इंतजार नहीं कराना चाहता था, जबकि वो खुद भी मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। वो जल्द से जल्द वापस जाकर उसे अपनी पनाहों में कैद कर लेना चाहता था। और पता नहीं उसे यहाँ कितना वक्त लगना था। वैसे जो दर्द वो उसे देकर आया था, उसके बाद वो सुकून से सो तो नहीं सकती थी। और उसका इरादा भी तो उसकी नींदें उड़ाने का ही था। ड्राइवर सामने आया तो बहुत तेजी से एक क्लब की पिछली साइड पर गया था जहां कमरे बने हुए थे। सर, मैडम यहाँ पर हैं। ड्राइवर ने उसे बताया तो वो रोज को देखने लगा जो पूरी तरह से नशे में धुत थी। रोज, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी हालत, मेरे ख्याल में आपने जरूरत से ज्यादा पी रखी है। चलिए मैं आपको घर लेकर चलता हूँ। तैश डार्लिंग,
तुम आ गए, मेरी जान, मेरा बेबी, आई मिस यू सो मच। मैं तुम्हें याद कर रही थी। मैं आज सारा दिन तुमसे नहीं मिली। मैं नहीं रह सकती तुम्हें देखे बिना। आज सारा दिन मैं तुम्हें देखने के लिए तड़पती रही, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। बस मुझे गुस्सा आया, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। और फिर मैंने जरूरत से ज्यादा पी ली। वो उसे शराब की बोतल दिखाते हुए नशे की हालत में बोल रही थी, जबकि वो तो उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। वो बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालना चाहता था। उसकी छोटी सी गलती भी उसके करियर पर काला धब्बा लगा सकती थी, और वो ऐसी कोई गलती नहीं चाहता था। इसीलिए उसके हाथ से शराब की बोतल फेंकता वो उसे उठाकर खड़ा करने में कामयाब हुआ। रोज प्लीज, चलिए यहाँ से। हम यहाँ नहीं रुक सकते, वरना काफी मसला हो सकता है। जल्दी से चलिए मेरे साथ। यहाँ से बाहर निकलना होगा, वो भी मीडिया वालों की नजर में आए बिना। वो उसे समझा रहा था, हालांकि ये जानता था कि वो उस वक्त समझने समझाने की हरगिज पोजीशन में नहीं है। आई लव यू, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है तेश। तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो पूरी की पूरी उस पर गिरी हुई थी, जबकि वो तो बस उसे छुपाकर यहाँ से निकल जाना चाहता था। फिलहाल वो मीडिया में नहीं आया था, उसे बहुत कम लोग जानते थे। और आज जिस तरह की सिचुएशन थी, वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उसे ज्यादा लोग नहीं जानते थे, वरना कितना स्कैंडल बन सकता था, वो सोचना भी नहीं चाहता था। उसका घर आया तो उसने बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी से निकाला। वो उस वक्त इतनी नशे में थी कि पूरी तरह से ताशफीन के ऊपर डिपेंड कर रही थी। वो बड़ी मुश्किल से उसे थामे गाड़ी से निकालता घर के अंदर ले जाने लगा। तेश, आई लव यू सो मच। तुम सुन रहे हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मैं मर जाऊंगी तेश। वो उसको थामे हुए उसके सीने से लगी मुसलसल बोल रही थी। जी रोज प्लीज, अंदर चलिए, आपका घर आ गया है। वो उसे घर के अंदर ले जाना चाहता था। ना जाने अंदर कौन कौन था, और उन्हें देखकर किस तरह से रिएक्ट करने वाला था। यकीनन रोज का बाप अंदर ही होगा, और वो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर ना जाने क्या सोचेगा। खैर, वो जो भी सोचे, उसी की दी हुई छूट का ही तो असर था जो वो आधी आधी रात को क्लब में नशे की हालत में पाई जाती थी। लेकिन कोई भी उसे कुछ कहने का हक नहीं रखता था, क्योंकि रोज एक इंडिपेंडेंट औरत थी। ना तो वो अपने बाप से कुछ लेती थी और ना ही किसी और से। और उसकी माँ की तो कोई खबर ही नहीं थी। उसने उसके बारे में काफी सारे आर्टिकल पढ़ रखे थे जिसमें उसके बाप का जिक्र तो अक्सर किया जाता था, लेकिन उसने कभी भी रोज की माँ का कहीं कोई जिक्र नहीं सुना था। और सच तो ये था कि उसे इन सब चीजों में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आने वाली फिल्म में दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से वो इतनी रात को अपनी ख्वाहिश मारकर यहाँ तक आया था। आज तो शायद वो मरकर भी घर से बाहर ना निकलता। आज उसकी हसरतें, उसकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी सिर्फ और सिर्फ रोज की वजह से, जिसकी वजह से उसे उस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। आज वो अपनी शर्मीली सी बीवी की सारी शर्म व हया को खुद में समेट लेने का इरादा रखता था, लेकिन रोज ने सब कुछ खराब कर दिया था। उसे क्या जरूरत थी आधी रात को शराब पीने की? और अगर वो क्लब में कहीं जाकर शराब पी ही रही थी, तो उसके ड्राइवर को क्या जरूरत है उसे फोन करने की? वो उसके ड्राइवर की कॉल को नजरअंदाज कर देता, लेकिन यकीनन उसका ड्राइवर बाद में उसे बता देता। तो फिर शायद रोज उससे नाराज हो जाती, ये सोचकर कि वो मुसीबत में थी और सब कुछ जानने के बावजूद उसकी मदद नहीं की। मैडम का कमरा इस तरफ है सर। ड्राइवर उसके साथ पीछे पीछे आ रहा था। उसने कमरे की तरफ इशारा करने लगा तो वो भी रोज को लिए उसी कमरे की तरफ बढ़ गया था, और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उसे किसी ने भी नहीं देखा था। वहीं रुक जाओ, एक कदम आगे मत बढ़ाना। वो उसका हाथ थामे हुए उसे घर के अंदर लेकर आया तो एक गर्जदार आवाज सुनाई दी जिसने उन दोनों के कदमों को रोक दिया था। अम्मा, पहले आप मेरी बात तो सुन ले, फिर फैसला करिएगा।
उसने सामने खड़ी औरत को देखते हुए कुछ कहना चाहा। यकीनन वो उसकी माँ थी। क्या बात सुनूं मैं वारिक इब्राहिम? बोलो, जवाब दो, अब कौन सी बात कहना चाहते हो तुम? तुम बिना हमें बताए, बिना हमसे पूछे, यहाँ तक कि बिना हमारी राय लिए शादी करके आए हो। और ना सिर्फ शादी करके आए हो बल्कि लड़की तक को यहाँ ले आए। सदफ का क्या होगा जिसको मैं तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनाने वाली हूँ? वो गुस्से से उसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि वो नजर झुकाकर उनकी बातें सुन रहा था। अम्मा, सदफ मेरी पसंद नहीं है। ये लड़की मेरी पसंद है जिसे मैं अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। और मैं इसे अपनी जिंदगी में शामिल करके यहाँ लाया हूँ। मैं जानता था आप आसानी से कभी नहीं मानेंगी, लेकिन मुझे पता है आगे फ्यूचर में आपको मेरी पसंद से कोई एतराज नहीं होगा। सदफ के साथ मैं कभी खुश नहीं रह सकता, और ना ही सदफ मेरी पसंद है। ये बात आप भी जानती हैं। मैं उसके साथ 10 मिनट नहीं गुजार सकता, और आप सारी जिंदगी उसे मेरे साथ बांधना चाहते हैं। मेरे और उसके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है, और मैं आपको अपनी पसंद पहले भी तो बता चुका था ना। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि मुझे सदफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ही बस उसे बहू बनाने के लिए जिद्दी हैं। आपकी बहू को मैं ले आया हूँ। इसे कबूल कीजिए। और बाकी ये अभी आपकी पसंद ना सही, लेकिन आने वाले वक्त में इससे ज्यादा आपको अपनी बहू के रूप में और कोई पसंद नहीं आने वाली। इसीलिए अब गुस्सा करके अपना बीपी हाई ना करें और मेरी पसंद को कबूल कर लीजिए। वो उनके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाते हुए बोल रहा था। वो जानता था उसका खबरनामा अहमद सबको अंदर खबर दे चुका है। ये ठीक नहीं किया तूने वारिक। मेरे ख्वाब तोड़ दिए, मेरी ख्वाहिशें मार दी। कितने धूमधाम से तेरी दुल्हन को लाने वाली थी मैं, और तूने क्या किया? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ना खानदान वालों को पता, ना कोई धूमधाम। इस तरह से होती है क्या हमारे खानदान में शादियां? पहले तेरे बाप ने बिना पूछे, बिना मशवरा लिए तनावुश को यहाँ से रुखसत कर दिया, और अब तू अपनी मर्जी से उठा कर ले आया अपनी दुल्हन। हमारी मर्जी, हमारी राय कोई अहमियत रखती भी है तुम लोगों के लिए या नहीं? मेरी तो सारी ख्वाहिशें, हसरतें मार दी तुम लोगों ने। वो गुस्से से कहते वापस अंदर चली गई थी। लेकिन मायरा ने एक बात नोट की थी। उनके लहजे में नफरत कहीं नहीं थी, बस अपनी हसरतें पूरी ना होने का गम था। माँ तो माँ होती है, और अपने बच्चों की खुशियाँ देखने का हक माँ से ज्यादा और किसी को नहीं होता। लेकिन यहाँ कौन सा वो उसे सारी जिंदगी के लिए अपने पास रखने वाला था, या वो उसके साथ रहने वाली थी? वो अपनी माँ की ख्वाहिश उस सदफ नामी लड़की से शादी करके पूरी कर सकता था। उसे कौन सा कोई एतराज था? चलो आओ, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आता हूँ। वो एक नजर उसे देखते हुए बोला, जबकि वो जो इंतजार कर रही थी कि इतनी बड़ी हवेली से कोई और निकलकर सवाल जवाब करेगा, उसके अंदर चलने का कहने पर हैरान जरूर हुई थी। ताशफीन 1 घंटे का कहकर गया था, लेकिन अब उसे गए हुए तकरीबन 2 घंटे होने को आए थे, और अब तक उसकी वापसी नहीं हुई थी। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। ना जाने वो अब तक क्यों नहीं आया था। उसका दिल चाहा कि वो एक बार फोन करके पूछ ले, लेकिन फिर वो उसके फोन का क्या मतलब निकालता। वो सोचकर ही घबरा गई। आज तो वैसे भी उसे उससे बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। वो कुछ भी नहीं पूछ सकती थी उससे। अभी नींद से उसका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन सोने की इजाजत तो वो उसे देकर गया ही नहीं था। अगर वो सो जाती तो यकीनन उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाता, और वो उसे नाराज करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। इसीलिए कंबल से निकलकर वो बाहर आई थी। एक नजर दरवाजे को देखा जो अभी तक बंद था, फिर वापस कमरे में आकर कंबल उठाया, और बाहर सोफे पर आकर कंबल के साथ बैठी और टीवी ऑन कर लिया। उसका इरादा उसके आने तक टीवी देखने का ही था, क्योंकि अगर वो सो जाती तो यकीनन वो उसे खफा कर देती। और अब उनका रिश्ता इस मोड़ पर आ चुका था कि वो एक दूसरे की नाराजगी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर जहन में ख्याल आया कि उसने तो उसे ये भी नहीं बताया कि वारिक आया था उससे मिलने के लिए। मायरा के जाने की वजह से वो उसे इस बारे में तो बिल्कुल बता ही नहीं पाई। उसके जहन से ये बात निकल चुकी थी, लेकिन अब उसका इरादा था
वो जैसे ही घर वापस आए तो सबसे पहले यही बताने वाली थी। बेशक ताशफीन उन लोगों से कोई रिश्ता न रखना चाहे, लेकिन फिर भी वो लोग उसकी परवाह करते थे, उसका ख्याल रखते थे, और यही बात तो वो उसे बताना चाहती थी। उसे बेड पर लिटाते हुए वो उस पर कंबल डालकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था जब अचानक उसने उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींचा। वो बेसाख्तगी में उसके ऊपर ही गिरने वाला था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। रोज प्लीज, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाना है, वो बड़ी मुश्किल से कह पाया, जबकि उसकी हरकतें उसे मजीद गुस्सा दिला रही थी। सिर्फ अपने करियर का सोचकर कि कितना बेबस था कि उसकी इस तरह की हरकतें वो बर्दाश्त कर रहा था। नहीं, तुम कहीं मत जाना मुझे छोड़कर, यही रहो मेरे पास। वो उसका हाथ सख्ती से अपने हाथों में थामते हुए बोली, रोज प्लीज, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाना होगा, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। वो समझाने वाले अंदाज में बोल रहा था, लेकिन रोज तो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। वो तो सिर्फ उस पर अपनी मर्जी चलाना चाहती थी। सर, आप थोड़ी देर यहीं पर रुक जाए, वरना मैडम शोर शराबा कर देंगी। आप इन्हें नहीं जानते, जब ये शराब के नशे में होती हैं, तब इन्हें किसी चीज का होश नहीं होता। आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए, थोड़ी देर में मैडम नींद में उतर जाएंगी तो आप यहाँ से चले जाएगा, मुलाजिमा उसे बता रही थी, जबकि उसका दिल चाहा ये कहने का कि वो उसका पर्सनल नौकर नहीं है, लेकिन वो कह नहीं पाया था। ठीक है, वो बस इतना कहते हुए उसके साथ ही बेड पर बैठ गया क्योंकि जिस तरीके से उसने उसका हाथ थामा हुआ था, अगर वो छुड़वाने की कोशिश करता तो उसका हाथ उसके जिस्म के किसी न किसी हिस्से से टकराता, और वो इस तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता था, जिस पर बाद में उसे कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। आप कहाँ जा रही हैं? उसने मुलाजिमा को देखते हुए पूछा जो कमरे से बाहर निकल रही थी। सर, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सुबह उठकर फिर मुझे काम भी करना है। वो बस इतना कहकर कमरे से निकल गई थी, जबकि वो तो यहाँ से जा भी नहीं सकता था। उसे तकरीबन 1.5 घंटा होने वाला था। वो यहाँ कौन सी मुसीबत में फंस गया था, उसने नोट किया। वो उसका हाथ पकड़े पकड़े गहरी नींद में उतर चुकी थी। उसने एक दफा फिर उसका हाथ छुड़वाना चाहा तो उसकी आंख खुल गई। तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे, तैश इसीलिए अपना हाथ छुड़वा रहे थे। वो आंखों में अजीब सा खौफ लिए बोली। उसने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर हूँ आपके साथ। आप सो जाए, आराम करें, आपको आराम की जरूरत है। उसके माथे पर हाथ रखा तो बुखार से तप रहा था। उसे अजीब सा एहसास हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो उसे बुखार नहीं था, अब इतना तेज बुखार कैसे हो गया? रोज आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप कोई मेडिसिन वगैरह ले लेती हैं? वो उसे देखकर पूछने लगा लेकिन वो दोबारा से अपनी आंखें बंद कर गई थी। उसने साथ रखे पानी के जग में से पानी निकालते हुए अपनी जेब से रुमाल निकाला था। जो भी था, वो इंसानियत नहीं छोड़ सकता था। इस वक्त ये लड़की बुखार में तप रही थी और वो उसे इग्नोर करके कहीं जा नहीं सकता था। जो भी था, आज इसी की वजह से वो अपना करियर सिक्योर कर रहा था। इसी की वजह से कल वो कुछ बन सकता था। वो इतना बेहिस तो हरगिज नहीं था कि उसे बुखार में तड़पते हुए छोड़कर चला जाता। वो वहीं उसके पास बैठा उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगा, ताकि उसका बुखार उतर जाए। ये है मेरा कमरा, आज से तुम यहीं पर रहोगी मेरे साथ। अम्मा की तबीयत से तुम वाकिफ हो चुकी हो, उन्हें गुस्सा मत दिलवाओ। उनके साथ जितनी नॉर्मल रहोगी, वो भी तुम्हारे साथ उतनी ही नॉर्मल रहेंगी। अपनी माँ के मामले में बहुत ज्यादा हसास हूँ। उनके साथ तुम्हारी कोई भी बदतमीजी या बेएहतरामी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बाकी मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक 13 साल का, एक 8 साल का। एक के साथ तुम्हारी मुलाकात खुद ब खुद ही हो जाएगी, बल्कि एक से तुम बाहर पोर्च में मिल चुकी हो। वो अहमद था। बाकी छोटा समीर तुमसे रात तक मिलेगा। इस वक्त वो कुरान पाक पढ़ने जाता है। और हाँ, मैं अपने सारे फैमिली मेंबर्स से बहुत प्यार करता हूँ, तो तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि अपनों से, बड़ों के सामने तुम तमीज से रहोगी और छोटों के साथ तुम अच्छा सलूक करोगी।
घर में सिर्फ 4 लोग हैं जिनके साथ तुम्हारा मिलना जरूरी था। बाकी गैर जरूरी लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आराम करो। थोड़ी देर में मुलाजिमा कुछ खाने के लिए दे जाएगी। अगर चाहो तो सो जाओ, अगर नहीं तो जाकर हवेली घूम फिर आओ। हो सके तो अम्मा के कमरे की तरफ मत जाना। इस वक्त वो बहुत गुस्से में हैं। मैं वापस आकर उनका गुस्सा ठंडा करूंगा। उसके बाद ही तुम उनके सामने जाना। मुलाजिमों से फासला बनाकर रखना। हमारे अंदर की कोई भी बात मुलाजिमों के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो उसे पता नहीं कौन कौन से रोल समझा रहा था, जबकि मायरा उब गई थी उसकी बातों से। हो गया तुम्हारा, अब मैं सो सकती हूँ। वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था जब वो उसकी बात काट कर बोली, अरे अरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी बात काट दी। माफ कर दीजिए प्लीज। बंदूक अंदर ही रखिए। वो कुछ ज्यादा ही ड्रामेबाजी कर रही थी। वारिक ने नजरें घुमाकर उसे देखा। फजूल आदमी, सोने दो मुझे। तुम्हारे चक्कर में रात सारी मैं जागती रही हूँ। या फिर सोने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत होगी। उसकी आवाज काफी तेज थी। आवाज पर कंट्रोल करो। वो अचानक उसे कमर से खींचकर अपने करीब करते हुए गर्राया था। उसकी गर्राहट ने एक लम्हे के लिए मायरा की बोलती बंद कर दी, जबकि वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रहा था। हाँ, दूसरी बात, तुम लफ्ज से चिढ़ है मुझे। इस लफ्ज से सिर्फ 2 लोग मुझे बुलाते हैं, एक मेरा बाप और दूसरी माँ। तीसरे की जबान खींच लूंगा। याद रखना, अब अगर मैंने तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुना तो तुम्हारे मुंह से कोई और आवाज निकलेगी, इसकी गारंटी मैं नहीं देता। वो एक लम्हे में उसे छोड़कर पीछे हटता शीशे के सामने रुका था, जबकि मायरा समझ नहीं पा रही थी वो खामोश क्यों है। उसका बस नहीं चल रहा था। वो उसे जान से मार डाले। वो उसे कितना बेइज्जत करने वाला था। वो पूरी तरह उसे अपना गुलाम बना लेना चाहता था। क्या वो ये चाहता था कि वो उसके हाथ की कठपुतली बन जाए? वो जो कहे, जैसे कहे, वो वैसे करती जाए। लेकिन मायरा ने तो कभी खुद की भी नहीं सुनी थी। वो इस इंसान की कैसे सुन सकती थी? वो गुस्से से उसको घूर रही थी, जबकि वो आराम से अपने बाल बनाता कमरे से निकल गया। उसके जाते ही मायरा ने एक सट सांस खींची थी। इस वक्त उसे नींद की जरूरत थी। उसके साथ तो वो अपनी नींद पूरी करने के बाद दो दो हाथ करने वाली थी। रोज से जान छुड़ाकर वो जल्दी से जल्दी घर आना चाहता था, लेकिन उसे वापस आने में 3.5 घंटे लग चुके थे। अब तक वो यकीनन सो चुकी होगी। ना जाने उसने कितनी देर तक उसका इंतजार किया होगा। उसे अफसोस हो रहा था। वो उसे अपने इंतजार में बिठाकर कौन से फजूल कामों में लगा हुआ था। अब उसकी जिंदगी के इतने बुरे दिन आ गए थे कि वो एक आवारा बिगड़ी हुई नशेई औरत के साथ वक्त गुजारने पर मजबूर हो गया था। उसे ऐसी औरतों से चिढ़ थी जो नशा करती थी। नशे में उन्हें होश ही नहीं रहता था कि वो किसी अपने के पास है या किसी गैर की बाहों में झूल रही हैं। जल्दी से लिफ्ट के अंदर दाखिल होते हुए उसने रोज को पूरी तरह से अपने दिमाग से बाहर निकाला था। दरवाजा खटखटाने के बजाय उसने खुद ही चाबी लगाकर दरवाजा खोला था, जब सामने ही वो दुश्मने जान उसे सोफे पर लेटी नजर आई। उसके ऊपर कंबल था जबकि सामने टीवी चल रहा था, और वो ख्वाबों खरगोश के मजे लूट रही थी। वो बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। हालांकि वो सोना चाहती थी, बल्कि सोना क्या चाहती थी, वो तो लंबी नींद लेने का इरादा रखे हुए थी। लेकिन 1.5 घंटे से ऊपर वक्त हो चुका था इस बेड पर लेटे हुए, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अल्लाह, आप इन अमीरों को इतने नर्म व मुलायम बेड क्यों देते हैं कि हम गरीबों को इन पर नींद भी नहीं आती। उसने बेड की क्वालिटी चेक की थी। अपने हॉस्टल में तो उसे कभी भी इतना अच्छा बेड नहीं मिला था सोने के लिए। हालांकि उसके हिसाब से तो न्यूयॉर्क और पाकिस्तान की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए था। और जिस तरह का इस बेड का मटेरियल था, वो समझ चुकी थी कि ये गरीबों के बजट से बहुत बाहर है। अल्लाह, आप इन अमीरों को इतना ज्यादा अमीर कर देते हैं, इसीलिए तो नखरे ही नहीं संभलते। कितना मगरूर इंसान है ये। अपने पैसे का कितना घमंड है इसे। खैर, मुझे क्या, मुझे तो अपनी नींद की फिक्र होनी चाहिए।
लेकिन हम मिडिल क्लास लोग ठहरे, छोटी छोटी चीजों पर खुश होने वाले। अब इस अमीरों वाले बेड पर नींद नहीं आ रही तो कहाँ जाऊं मैं। वो आसमान की तरफ देखे यूं ही लेटे लेटे बड़बड़ा रही थी जब उसे पास पास किसी छोटे बच्चे के किलकिलाने की आवाज सुनाई दी। कौन कौन है इस कमरे में? वो अचानक उठकर बैठ गई थी। उसे खौफ ने आ घेरा था कि कहीं कोई जिन भूत तो नहीं। वो घबराकर सोचने लगी जब अचानक ही दरवाजे के पीछे से छोटा बच्चा नमूदार हुआ। मैं हूँ छोटू, वो सरप्राइज देने वाले अंदाज में बोला तो मायरा ने आंखें छोटी करके उसे देखा था। अरे छोटू यार, कैसे हो तुम? कितनी देर हो गई तुमसे मुलाकात नहीं हुई। आओ मेरा बच्चा, मेरे पास आओ। वो खुशी से किलकिलाते हुए उसे अपने पास बुलाती उसे भी परेशान कर चुकी थी। कितने दिन हुए मतलब? मैं तो आपसे कभी भी नहीं मिला। वो मासूम उसका शरारती अंदाज समझ नहीं पाया था। अच्छा, तो तुम्हें भी पता है कि तुम मुझसे पहले नहीं मिले? तो इतनी खुशी से सरप्राइज वाले अंदाज में क्यों कह रहे थे कि मैं हूँ छोटू? जैसे तुम्हारी डिलीवरी के वक्त तुम्हारी दाई माँ मैं ही थी। अब यहाँ आकर मुझे अपना बायोडाटा बताओ। वो उसे अपने पास बुलाते हुए बोली तो वो अगले ही लम्हे भागते हुए उसके बेड पर चढ़ा, उसके साथ ही लेट गया। मैं छोटू हूँ, इस घर का सबसे प्यारा बच्चा। अम्मा कहती है सिर्फ मैं ही लायक हूँ, बाकी सब नालायक हैं। आपको पता है, टीचर ने मुझे गुड भी दी थी आज। वो बड़े मजे से बेड पर लेटे उसे अपनी काबिलियत बताने लगा, जबकि वो भी इम्प्रेस होने वाले अंदाज में उसके साथ ही लेट गई थी। वैसे तुम मुश्किल से भी बहुत लायक लगते हो। उसने भी उसकी तारीफ की जिस पर वो खुश हो गया था। और अब वो पूरी तरह तैयार था उसका दिमाग खाने के लिए। वो बहुत बातें करता था। उसकी बातों से वो अंदाजा लगा चुकी थी कि वारिक ने जिस 8 साला भाई का जिक्र किया था वो यही था। लेकिन उनकी उम्रों में इतना ज्यादा फर्क क्यों था, ये बात उसे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। सबसे बड़ा वारिक था, उसके बाद ताशफीन, उसके बाद वो अहमद जो उसे पोर्च में मिला था, और उसके बाद ये छोटा पटाखा समीर। खैर, जो भी था, उसे तो सबसे ज्यादा यही पसंद आया था जो अपनी मासूमाना बातों से उसे थोड़ी देर के लिए हर तरह की टेंशन से निकाल चुका था। वो कितनी ही देर उस पर झुका उसे देखता रहा। वो गहरी नींद में उतर चुकी थी। उसके लब पर छोटा सा निशान था जो वो खुद ही देकर गया था। ताशफीन मुस्कुराते हुए उसके होठों को होठों से छूता पीछे हटा, और फिर उसका नाजुक सा वजूद अपनी बाहों में भरे वो कमरे में ले आया था। उसके वजूद पर अब तक वो नाइटी थी जो उसने उसकी खातिर पहनी थी। यकीनन वो काफी देर तक उसका इंतजार करती रही थी, और फिर उसके इंतजार से तंग आकर नींद उस पर हावी हो गई थी। उसने जागने की कोशिश की थी, ये तो उसका चेहरा बता ही रहा था। अल्लाह अल्लाह, इतना वक्त हो गया। वो जब उठी तो खुद को ताशफीन की बाहों में पाई। वो जल्दी से खुद को उस खिसार से निकाली। ताशफीन शायद गहरी नींद में था, तभी उसके इतने शदीद रिएक्शन पर वो उठा नहीं था। यकीनन रात को बहुत लेट आया था। खुद को बेडरूम में देखकर वो समझ चुकी थी कि वो खुद ही उसे यहाँ उठाकर लाया था। वो जल्दी से उठकर खड़ी हुई जब उसे अपनी नाइटी का आपा ताशफीन के नीचे महसूस हुआ। शर्म ने उसे फिर से आ घेरा था। वो ये तो भूल ही चुकी थी कि इस वक्त वो कौन से लिबास में है। अल्लाह अल्लाह, इनकी आंख खुल गई तो। वो जल्दी से उसके नीचे से अपना जालीदार अपर निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेसुध हो रही थी। या अल्लाह, इनकी आंख ना खुल जाए। वो दुआ करते हुए फिर से निकालने की कोशिश करने लगी जब अचानक उसने करवट ली थी, जिससे उसकी नाइटी और बुरे तरीके से उसके नीचे फंस गई थी। अब सिर्फ एक ही तरीका था कि वो अपर को उतारकर जल्दी से बाथरूम में भाग जाए। और अगर इस दौरान उसकी आंख खुल गई तो। उसने थूक निगला और अपने आप में हिम्मत पैदा करते हुए आराम से अपर को कंधों से नीचे करती भागने लगी थी कि उसे अपनी नाजुक कमर ताशफीन के हिसार में महसूस हुई। उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। उसने बड़ी मुश्किल से पीछे की तरफ देखा जहां ताशफीन शरारती नजरों से उसे अपने हिसार में लिए मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी नाजुक सी कमर पर उसके मजबूत कसरती बाजू का हिसार महसूस हुआ तो उसकी घबराहट में 100 गुना इजाफा हो गया। वो तो सो रहा था, अचानक जाग कैसे गया?
उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो बहुत शरारती अंदाज में मुस्कुराता उसी को देख रहा था, जबकि उसकी ये मुस्कुराहट उसको शर्म से नजर तक नहीं उठाने दे पा रही थी। ताशफीन, उसने लर्जते हुए लहजे में उसका नाम पुकारा था, और वो तो जैसे उसकी पुकार पर अपना दिल हथेली में लिए हुए था। बोलो ताशफीन की जान। वो उसे मजीद अपने बाजू में कैद करता हुआ दिलनशी अंदाज में बोलता उसकी कमर पर अपने बेबाक होंठों का लम्स छोड़ने लगा, और उसका ये लम्स तनावुश की जान हल्कान करने के लिए काफी था। नाश्ता बनाना है। उसने कांपते लहजे में उससे दूर जाने के लिए उसके बाजू पर हाथ रखकर उसके बाजू के हिसार से निकलने की कोशिश की थी। मैं इस वक्त कुछ खाने के मूड में नहीं हूँ, बल्कि इस वक्त मेरा मूड कुछ और करने का है, और तुम मेरा मूड समझ जाओ तभी तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। उसका लहजा धमकी देता था, जबकि उसके बेबाक लब अब तक उसकी कमर पर बेलगाम गर्दिश कर रहे थे। ताशफीन प्लीज। वो उसके होठों की हरकत महसूस करती तड़पी थी, जबकि वो उठकर बैठते हुए अपना हिसार मजीद तंग करता उसकी गर्दन पर अपने होठों का लम्स बिखेरने लगा। जान प्लीज। उसके अंदाज में तनावुश जैसी ही बेबसी थी। वो उससे दूर जाने के लिए परतोल रही थी, जबकि वो उसके पास आने के लिए हर हद पार कर जाना चाहता था। आज कोई बहाना मत बनाओ। तुम नहीं जानती ये रात मैंने कितनी तड़प तड़प कर गुजारी है तुम्हारे बिना। ये लम्हे कयामत थे। अगर आज सवाल मेरे फ्यूचर का, मेरे करियर का ना होता तो शायद कल रात तुम्हें छोड़कर जाने की गलती मैं कभी भी नहीं करता। मेरी बॉस रात से काफी ज्यादा बीमार थी, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ गया, और उसकी वजह से मैं जल्दी वापस नहीं आ सका। लेकिन यकीन मानो, मेरी हर धड़कन तुम्हारा नाम ले रही थी। मेरे लब तुम्हारे होठों को छूने को बेचैन थे, और अब मैं ये बेचैनी मिटाकर ही यहाँ से जाऊंगा, और तुम भी कहीं नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। वो आहिस्ता से उसे बेड पर लिटाते हुए अपने कल रात देर से आने की वजह बताने लगा। उसने कभी किसी के सामने सफाई पेश नहीं की थी, लेकिन जैसे उसे सब कुछ बताना वो जरूरी समझता था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। वो उसके होठों पर झुकते हुए उसके चेहरे को जाबजा चूमने लगा, जबकि तनावुश उसके हिसार में पड़ी उसके होठों का लम्स महसूस करती अपनी धड़कन गिनने में मसरूफ थी। उसने कमरे में कदम रखा तो कमरे में अंधेरा था। उसके कमरे में इतना अंधेरा तो कभी नहीं होता था। हाथ बढ़ाकर उसने लाइट ऑन की। सबसे पहली नजर अपने बेड पर उसके बेतरतीब हुलिये पर गई थी। इस लड़की को सोने तक की तमीज नहीं है। वो अपने बेड पर उसके बेतरतीब वजूद को घूरते हुए उसके करीब आया, और एक ही लम्हे में वो ब्लैंकेट खोलकर उसके ऊपर फेंकने वाले अंदाज में डालता वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश होकर बाहर निकला तो अब वो ब्लैंकेट को पूरी तरह अपनी बाहों में कैद किए सो रही थी। वो नफी में सर हिलाता कमरे से निकल गया, और साथ दरवाजा बंद कर दिया। वैसे भी उसकी इजाजत के बिना सिवाय छोटू के कमरे में कोई नहीं आ सकता था, लेकिन फिर भी उसने दरवाजे को बाहर से ठीक से बंद कर दिया था ताकि कमरे में कोई भी ना आ सके, क्योंकि वो अपनी बीवी के इस बेतरतीब हुलिये पर हर किसी की नजर पड़ने नहीं देना चाहता था। उसका पौर पौर उसके बेपनाह हसीन सरापे में मदहोश हुआ पड़ा था। वो कभी उसके गालों को, कभी होठों को, कभी गर्दन को चूमता अपने होठों को सैराब कर रहा था। उसके अंदाज में इंतहाई शिद्दत थी। वो जैसे हर हद पार कर जाना चाहता था। उसकी दीवानगी उरूज पर थी। उसके कंधे से नाइटी की स्ट्रैप हटाते हुए वो अपने बोसों की बौछार करने लगा। जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, अपने मोबाइल पर कब से आने वाली कॉल को पूरी तरह से नजरअंदाज किए उसके हसीन वजूद में खोया हुआ था। लेकिन शायद उन दोनों के मिलन में बहुत रुकावटें थीं। उसने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उस दरवाजे से उसे मेन दरवाजे के बाहर खड़ा शख्स नजर आ जाएगा। उसका गुस्से से घूरना लम्हे के लिए उसकी सांसें आजाद कर गया था। वो गहरा सांस लेती उसे अपने ऊपर से हटा रही थी, लेकिन उसका नाजुक सा हाथ उसके हाथ में था। जो भी होगा, उसे जान से मार डालूंगा। तीसरी दफा जोरदार दस्तक पर उसने गर्राते हुए अंदाज में कहकर उसे देखा था, जो उसकी शिद्दतों को सहती सुर्ख हो चुकी थी। आता हूँ मैं। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वो शर्ट पहनने की जहमत किए बिना ही बाहर निकला था। इरादा तो दस्तक देने वाले को चीर फाड़ कर रख देने का था।
खाना लग गया है, आकर खा लो सारे। वो टीवी लाउंज में आकर बैठा था जहां उसके दोनों भाई पढ़ाई में मसरूफ थे। वो जानता था वो पढ़ाई कम कर रहे हैं और उनका ध्यान टीवी पर ज्यादा है, लेकिन उसे देखते ही दोनों ने टीवी बंद कर दिया था और पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने लगे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई जिसे छुपाकर वो उन दोनों के साइड पर रखे सोफे पर बैठकर उनकी किताबें देखने लगा था जब अम्मा की आवाज सुनाई दी। मैं मायरा को बुलाकर लाता हूँ। उसने बुलंद आवाज में अपनी शरारती मुस्कुराहट छुपाकर अपनी माँ को सुनाया था। छोटू, उसे बोल दे कि उसकी बीवी खाना खा चुकी है। अम्मा ने भरपूर नाराजगी का इजहार किया था। उसे अलग क्यों दिया अम्मा? उसने मायूस होकर अपनी माँ को देखा था। छोटू, उसे बता दे क्योंकि बच्ची अभी घबरा आई हुई है। सब घर वालों के साथ बैठकर ठीक से खाना नहीं खा सकेगी, इसीलिए छोटू के मदरसे से आते ही उसे खाना दे दिया था। छोटू के साथ बहुत सुकून से बात कर पा रही है। छोटू ने आकर बताया कि वो सो गई है। छोटू के साथ अच्छी दोस्ती हो गई है उसकी। बाकी हमारे साथ उसको मिलने जुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। खानदानी तो थोड़ी है कि आते ही हर चीज को समझ जाए। एक तो विलायती लेकर आया है। इस देसी माहौल में पता नहीं ठीक से हम सब में डाइजेस्ट भी कर पाएगी या नहीं। अम्मा, एडजस्ट होता है। अहमद ने बीच में लुकमा दिया था जिस पर वारिक ने उसे घूर कर देखा। तो मुझे ज्यादा अंग्रेजी की पट्टियां ना पढ़वाया कर। मैं बेहतर समझती हूँ क्या होता है और क्या नहीं। अपना काम कर। और छोटू, अपने भाई को बता देना कि आज भी उसकी उस्तानी स्कूल से फोन करके शिकायत लगा रही थी कि इंग्लिश का एक लफ्ज भी नहीं आता और आया है माँ की गलतियां निकालने के लिए। वो अहमद को कोसती किचन में चली गई थी, जबकि उनकी उस्तानी वाली शिकायत पर वारिक ने उसे घूर कर देखा था जिस पर वो शर्मिंदा होता इंग्लिश की किताब उठाकर रट्टे मारने लगा। उठकर खाना खा ले, पढ़ाई को बेटा, फिर आकर देखता हूँ। कल इतवार है ना, कल तेरा टेस्ट लूंगा इंग्लिश का, फिर तेरा इलाज करता हूँ। बड़ा आया अम्मा की गलती निकालने वाला। वो उससे कहता अम्मा के पीछे ही कमरे से निकल गया था, जबकि अहमद का खाना अब गले में ही अटकना था क्योंकि वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। क्या तकलीफ है? कोई मर गया है क्या जो यहाँ भागे आए हो? उसने दरवाजा खोला तो सामने रोज का ड्राइवर खड़ा नजर आया था और काफी घबराया हुआ था, जबकि उसका तो गुस्से से बुरा हाल था। सर, मैडम रोज ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने हाथों की नस काट ली है। उनकी जान खतरे में है। इस हालत में वो मुसलसल आपका नाम ले रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द आपको वहां ले जाया जाए क्योंकि मैडम इलाज के लिए कोऑपरेट नहीं कर रही। सर प्लीज चलिए, मैडम की जान जा सकती है। वो मिन्नत भरे लहजे में बोला, जबकि उसकी बात ने उसे भी अच्छा खासा परेशान कर दिया था। ऐसा क्या हो गया कि रोज ने खुदकुशी करने की कोशिश की? वो किसी बात के लिए रात को काफी टेंशन में थी। उसे बुखार भी हो गया था, लेकिन वो खुदकुशी करने जैसा अमल करेगी, ये उसके लिए काफी हैरानकुन बात थी। अब तक तो ये खबर मीडिया चैनल पर नशर हो चुकी होगी। उसे अपनी फिल्म की फिक्र होने लगी थी और ऐसी हालत में वो उसका नाम क्यों ले रही थी? ये बात उसके लिए भी मुसीबत बन सकती थी। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। बस इतना कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जान, मेरी बॉस इस वक्त हॉस्पिटल में है, मुझे जाना होगा। अपना ख्याल रखना और मोबाइल अपने पास रखना। मैं फोन करूंगा। नाश्ता कर लो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। कॉलेज से तुम लेट हो चुकी हो तो बेहतर है कि अब कल ही जाना। वो जल्दी से अपने कपड़े निकालता वॉशरूम में घुस गया था। वो ब्लैंकेट खुद पर डालती उसकी बातों को सुन रही थी जो काफी जल्दबाजी में काम कर रहा था। उसकी परेशानी इस बात की गवाह थी कि कोई बहुत बड़ा मसला हुआ है। वो उठकर फ्रेश होने लगी जब वो जल्दबाजी में बाहर निकला। जल्दी से उसकी तरफ आते हुए उसने उसके होठों को अपने होठों की दस्तरस में लेकर एक सुकून सा अपनी रगों में उतारा था और फिर उसका माथा चूमता बाहर निकल गया। वो उसकी सांसों की खुशबू में सांस लेती वही मुजस्समा बनकर खड़ी थी जब बाहर से उसकी आवाज आई, आकर दरवाजा बंद कर लो, मेरी यादों में बाद में खो जाना। उसका अंदाज शरारत से भरपूर था जो उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखेर गया।
छोटू, आज तो मैं गया। टीचर को भी आज ही मेरी शिकायत लगानी थी। उसने नवी जमात की इंग्लिश की किताब सामने फेंकी थी। मुझे यकीन है भैया चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट ही लेंगे, और वो तो मुझे आता ही नहीं। वो रूहान सी अंदाज में अपने छोटे भाई को देखते हुए बोला, मेरे पास एक आइडिया है। ओ भाभी को बोलते हैं कि भैया को टेस्ट लेने से मना कर दे। नहीं यार, मुझे ये भाभी अच्छी नहीं लगी। वो मुंह बनाकर बोला, अरे, वो बहुत अच्छी है। उसके हाथ भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, और इतनी फर फर इंग्लिश बोलती है बिल्कुल भैया के जैसे। और सदफ की तरह गाल भी नहीं खींचती, और ना ही चुटकी काटती है। छोटू ने जल्दी से मायरा की साइड ली थी। अच्छा, अगर वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है तो फिर तो सारी इंग्लिश आती होगी। वो मुझे इंग्लिश पढ़ाएगी क्या? वो कुछ सोचते हुए बोला तो छोटू ने जोर जोर से हाँ में सर हिलाया था। यार लेकिन अभी तो वो सो रही होगी ना। वो एक्साइटेड हुआ था लेकिन फिर मायूस होकर बोला, हाँ तो टेस्ट भी तो सुबह है, अभी थोड़ी है। छोटू ने उसकी अक्ल पर मातम करते हुए कहा, हाँ तो फिर क्या करना चाहिए? उसने छोटू को देखते हुए कहा, अम्मा भैया से नाराज हैं। आओ अम्मा को बोलते हैं रसमलाई बनाएं और भैया को खाने के लिए ना दें। छोटू ने अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया था। आओ चलो, भैया के सामने लेकर खाएंगे। अहमद ने भी फौरन उसके हाथ पर हाथ मारा था। अम्मा और वारिक की नाराजगी का सबसे बड़ा फायदा तो उन दोनों को होता था। वारिक से नाराजगी की वजह से वो उन दोनों की फरमाइशें पूरी कर देती थी। अम्मा एक बहुत सादा सी औरत थी जिनकी जिंदगी उनके घर, शौहर और बच्चों से आगे जा ही नहीं सकती थी, और उनका शौहर और बच्चे उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तैश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बेटा, मेरी बेटी कभी इस हद तक जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो रोते हुए उसको सब कुछ बता रहे थे, जबकि वो हैरान था कि वो उसे कैसे जानते हैं। अंकल, हौसला रखिए, रोज बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप परेशान मत होइए। आप यहाँ बैठिए और मुझे बताइए कि हुआ क्या था। वो वहीं एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला तो वो हाँ में सर हिलाते उसके साथ बैठ गए थे। कुछ भी नहीं हुआ था। आज सुबह मैंने बस उसे फोन पर बताया था कि मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ। इस बात को उसने इतना अपने दिल पर ले लिया कि ऐसा कदम उठा लिया। अगर मुझे अंदाजा होता कि वो इतनी जरा सी बात पर इतना शदीद रिएक्शन देगी तो मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करता। वो मेरी दूसरी शादी के हक में थी, बल्कि वो खुद मुझे कह रही थी कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वो बैठे अपना मसला उसे बता रहे थे, जबकि उसे इस शख्स से अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी। इस उम्र में उसने दूसरी शादी करके अपनी बेटी को झटका दिया था, तभी तो वो इस वक्त हॉस्पिटल में ऐसी हालत में पड़ी थी। लेकिन ये बात इतनी भी ज्यादा हैरत अंगेज नहीं थी कि रोज खुदकुशी करने की कोशिश करती। सर, मेरे ख्याल में आपकी दूसरी शादी का सुनकर उन्हें शौक लगा है, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। आपको शादी करने से पहले एक दफा उन्हें बताना चाहिए था। यूं अचानक इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। वो इस वक्त कितनी बुरी कंडीशन में हैं। आपको इतना तो अंदाजा होगा ही कि आपकी दूसरी शादी से वो किस तरह से रिएक्ट कर सकती हैं। बाप से बेहतर अपने बच्चों को कौन समझ सकता है। खैर, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। उसका दिल तो चाहा कि वो उसके बाप को खरी खरी सुनाए जो इतने बड़े कारनामे के बाद उससे अपनी गलती पूछ रहा था। फिर ये सोचकर चुप हो गया कि उसका कोई हक नहीं बनता किसी के जाती मामलात में इंटरफियर करने का। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मुझे खुद ही ये कदम उठाने से पहले उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में सोचना चाहिए था। अगर मैंने ये कदम उठा भी लिया तो उसे इतनी जल्दी ये नहीं बताना चाहिए था कि मैंने उसकी खाला की बेटी से शादी कर ली है। वो बहुत सुकून है, उसे भी झटका दे चुके थे। जबकि वो हैरानगी से उस आदमी को देखने लगा जिसके चेहरे पर किसी तरह का कोई पछतावा नहीं था। अब वो उसे क्या कह सकता था। खामोशी से एक साइड होकर बैठ गया। बेटा, मेरी बेटी तुम पर भरोसा करती है, उसे सिर्फ तुम पर एतबार है। वो सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त समझती है। इस वक्त मुझसे ज्यादा तुम उसका ख्याल रख सकते हो। वो जो उस आदमी के पास बैठना भी नहीं चाहता था, उनके अल्फाज पर उन्हें देखने लगा।
आप बाप हैं उनके। इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है और मेरे ख्याल में आपको उनके पास रहना चाहिए, उसने जताते हुए कहा था। वो अंदाजा लगा चुका था कि ये शख्स यहाँ से जाना चाहता है। यकीनन इस वक्त उसे सबसे ज्यादा अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जाने की जल्दी थी। सर, मैडम को होश आ रहा है और वो तैश को अपने पास बुला रही हैं। नर्स जल्दी से बाहर निकलते हुए बोली थी। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। मेरी तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। मैंने उस लड़की से शादी की है जिससे वो बेइंतहा नफरत करती है। उसके इस शदीद रिएक्शन के पीछे भी यही वजह है। उसे संभलने में वक्त लगेगा। तुम उसका ख्याल रख सकते हो। उसके साथ रहो और मुझे यकीन है कि उसके लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो उसका कंधा थपथपाते हुए बाहर चले गए। अपनी पैदा की मुसीबत उसके गले डालकर आराम से यहाँ से निकल रहा था। वो उसकी पीठ को घूरता अंदर की तरफ कदम बढ़ा चुका था। एक बार मेरी फिल्म आ जाए, मैं जिंदगी में कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। इसके चक्कर में अपनी ही बीवी के पास नहीं जा पा रहा हूँ। वो गुस्से से अंदर दाखिल होते हुए सोच रहा था। बस नहीं चल रहा था कि अपने हाथों से उस रोज का गला दबाकर उसे खत्म कर दे जो उसके और उसकी मासूम बीवी के बीच दीवार बनी हुई थी। रोज, अब कैसी तबीयत है आपकी? आप इतनी बीमार कैसे हो गई हैं? अपना ख्याल क्यों नहीं रखती आप? आपने इस तरह का कदम क्यों उठाया? आप जानती हैं इससे आपकी जान भी जा सकती थी। वो उसके पास कुर्सी घसीट कर बैठते हुए पूछने लगा, जबकि उसके सवालों को उसकी फिक्रमंदी समझकर रोज मुस्कुरा दी थी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इसी तरह से मेरी परवाह करो। मेरे बारे में सोचो। मेरे एक बार बुलाने पर तुम भागे चले आओ। वो बेड पर लेटी अटक अटक कर बोल रही थी, जबकि वो उससे इस जवाब की उम्मीद नहीं रखता था। इसलिए सर नफी में हिलाकर रह गया। आप अपने फादर की वजह से टेंशन ले रही हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी कजन से शादी कर ली। आप उन्हें पसंद नहीं करती थी। आपके फादर ये बात मुझे बताकर गए हैं। उसने तफसील से बताया था। जबकि रोज का मूड फिर से खराब होने लगा जो उसे देखकर खुशगवार हुआ था। मैं उस आदमी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने उनसे कहा था आप शादी करें, अपना घर बसाएं। कोई हो जो आपकी तन्हाई को बांटे, जो आपका ख्याल रखे। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो मेरी कंपेटिटर को अपनी बीवी बनाकर ले आए। पहले मेरे बाप का मेरी माँ की बहन के साथ अफेयर था तैश। इस औरत की वजह से मेरे माँ बाप का तलाक हुआ और अब उसकी बेटी मेरे बाप की बीवी बनकर आ गई है। नफरत है मुझे उस लड़की से। तुम जानते हो वो तुमसे भी उम्र में छोटी होगी। सिर्फ शोहरत के लिए वो मेरे बाप से शादी कर चुकी है। शायद वो ये बात भूल चुकी है कि जो शोहरत मेरे बाप के पास है वो मेरी दी हुई है। मेरा बाप आज मेरे नाम को कैश करा रहा है। वो जहाँ जाता है रोज का बाप कहलवाता है, इसीलिए इतना फेमस है। अगर मैं ही उसे अहमियत ना दूं तो कोई भी उसे नहीं पूछेगा। ये मेरी पहचान है जिसकी वजह से वो हर चैनल की रौनक बना हुआ है। वो लड़की मेरी बराबरी करने के लिए मेरे बाप से शादी कर चुकी है। वो लड़की फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन मैं उसे अपने बाप की जिंदगी से बेदखल करके रहूंगी। मुझे नफरत है उससे और प्लीज इस वक्त मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। कोई और बात करो प्लीज तैश। मैं वैसे ही टेंशन में हूँ। मेरी वजह से तुम्हें सारी रात तकलीफ उठानी पड़ी और सुबह भी यहाँ आना पड़ा। तुम घर जाओ, आराम करो, कल आ जाना। और डॉक्टर ने कहा है कि एक हफ्ते में मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर हम फ्रेश माइंड के साथ अपना काम शुरू करेंगे। वो उसका हाथ थामे काफी मुश्किल से बोल पा रही थी। उसे काफी गहरा कट लगा था। ताशफीन ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। वो इस लड़की से नफरत करती थी। उसे अपने बाप की जिंदगी से निकाल सकती थी, तो फिर खुदकुशी जैसा कदम उसने क्यों उठाया? वो दिखने में इतनी जज्बाती तो नहीं लगती थी। शायद शराब का कमाल था। नशे में वो अपनी सुध बुध खो चुकी थी, तभी उसने ये हरकत की थी। वो काफी देर सोचने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचा था। अम्मा, उसने अम्मा को रसमलाई की डिश सामने रखते हुए अहमद और समीर को खुश देखकर कहा था। खाओ मेरे बच्चों, और कुछ बनवाना है तो बताओ।
सुबह मैं मुरब्बा बनाने का सोच रही हूँ तो उसमें वैसे भी बहुत टाइम लगेगा। किचन में रहना होगा। अम्मा उसे नजरअंदाज करते हुए बोली। हम कल दोपहर में बिरयानी खाएंगे। अहमद ने फौरन फरमाइश नोट कराई थी। मैं मुरब्बा ही खाऊंगा। उसने बीच में बोलना जरूरी समझा। आपसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। छोटू ने बड़ी जबान का मुजाहिरा किया। जानता है मुझे जबान बहुत चलती है तेरी। उसने गुस्से से गुरका था जो अम्मा के आंचल के पीछे छुप गया। अम्मा नाराज है आपसे। वो आपसे बात नहीं करेंगी और ना ही आपके लिए कुछ बनाएंगी। और ये रसमलाई भी सिर्फ हमारी है। वो पीछे से मुनमुनाया था। हाँ तो मैं कौन सा रसमलाई मांग रहा हूँ जो बीच में जबान चला रहा है। उसने साइड पर रखा डोंगा अपनी तरफ घसीटते हुए मुस्कुराकर कहा। अम्मा, ये चीटिंग है। आप तो नाराज थी ना उनसे। फिर क्यों बनाए उनके लिए रसमलाई। अहमद दूसरे डोंगे में भी रसमलाई देखते हुए तड़पकर बोला था। ये तो नाराजगी में उनके लिए बनाई गई स्पेशल डिश थी तो उसे क्यों मिल रही थी। बेटा, तुम लोग बाद में आए हो इस दुनिया में। पहले मैं ही आया हूँ। मेरी अम्मा मुझसे नाराज नहीं हो सकती। वो रसमलाई के चम्मच अपने मुंह में लेते हुए बड़े मजे से बोला था। अम्मा फिर जब उस दिन कढ़ाई बनाई थी, तो मुझे क्यों नहीं दिया था? क्योंकि आप उस दिन मुझसे नाराज थी ना? छोटू याद दिलाते हुए बोला। नहीं, तुझे इसलिए नहीं मिला था क्योंकि तुझे उससे एलर्जी है। छींकें शुरू हो जाती हैं। अहमद ने सर पर हाथ मारते हुए उसे बताया था। अम्मा, एलर्जी क्या होता है? वो मासूमियत से अपनी अम्मा के गिर्द घेरा बनाकर पूछने लगा। वही जो तुझे है। अहमद उसे घूरते हुए अपने खाने में मगन हो गया, जबकि छोटू को अपने सवाल का जवाब चाहिए था। इसीलिए अब वारिक को देख रहा था। खाना खाकर अब टीवी लाउंज में जाने की जरूरत नहीं है। सीधे कमरे में जाकर सो जाओ। नहीं, कल छुट्टी है। अहमद फौरन बोला था। अगर छुट्टी है तो अच्छी बात है। सुबह जल्दी उठना और बाहर लॉन में क्रिकेट खेलते हुए तुम लोगों ने जो गंद मचाया है ना, उसे साफ करना। माली 4 दिन की छुट्टी पर गया है। वो उन्हें घूरते हुए बताने लगा, जबकि वो दोनों मुंह बनाकर बैठ गए थे। वो कमरे में आया तो एक नजर बेड की तरफ देखा जहां वो अब तक बेतरतीब पड़ी थी। दरवाजे को बंद करते हुए उसने अपनी शर्ट उतारी थी। नीचे स्लीवलेस बनियान में वो आईने के सामने रुककर अपने बाल ठीक करने लगा। फिर एक नजर सोफे को देखा, जिसका साइज उसके साइज से काफी ज्यादा कम था। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है वारिक इब्राहिम। निकाह करके आए हो, कोई नामहरम नहीं है तुम्हारे लिए जो उसके साथ सोने में तुम्हें तकलीफ हो रही है। उसके अंदर से आवाज आई थी। निकाह किया है, उसका ये मतलब तो नहीं कि उसके साथ ही सो जाऊं। और वैसे भी मैं ये रिश्ता उसके साथ निभाऊंगा जिसके साथ मैं चाहूंगा। इस लड़की की तो मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैं बहुत जल्द उसे फारिग करके यहाँ से निकाल दूंगा। उसे सिर्फ तब तक ही यहाँ रहना है जब तक ताशफीन हमेशा के लिए यहाँ इस घर में नहीं आ जाता। अगर ताशफीन यहाँ आ गया तो फिर तो ये लड़की वैसे भी यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो बेहतर है कि उससे दूर ही रहूं। शादी तो अम्मा की पसंद से ही करनी है। वो सोचते हुए सोफे पर आकर बैठा और उसे देखने लगा। अब क्या मुझ पर इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं सोफे पर बैठकर इस लड़की की वजह से अपनी नींद खराब करूंगा। वो शर्ट वहीं पर फेंकता सोफे से उठकर बेड पर आया था और बिना उसकी तरफ देखे दूसरी तरफ करवट लेता सुकून से बेड पर लेट गया। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक नाजुक सा वजूद उसके कमरे में उसके बेड पर मौजूद था और वो उससे लातल्लुक हो गया था। ये बहुत मुश्किल था उसके लिए। अल्लाह ने इस रिश्ते में कशिश ही इतनी रखी थी कि वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मुतवज्जह था। जानता था कि अगर उसने करवट बदल कर उसकी तरफ देखा भी तो इस रिश्ते की कशिश उसे उसकी तरफ रागिब जरूर करेगी। और वो उसके साथ ऐसा कोई तल्लुक नहीं रखना चाहता था। वो उसे सिर्फ चंद दिन के लिए यहाँ लेकर आया था। एक दफा ताशफीन यहाँ आ जाता तो वो उसे आसानी से इस अनचाहे रिश्ते से आजाद कर देता। वो ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो उससे मोहब्बत करती हो, जो उसका साथ चाहती हो, जिसका साथ पाकर वो भी फख्र महसूस करे। और मायरा में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी जिस पर वो फख्र महसूस कर पाता।
बल्कि उसे देखकर वो शर्मिंदगी से निगाहें जरूर झुका लेता था। अगर अम्मा को कानों कान खबर भी लग जाती है कि ये लड़की किस तरह की है तो वो उसे एक लम्हा भी इस घर में ना रहने देती। वो बेचारी उसे बच्ची समझ रही थी। उनका इरादा तो उसे अपनी मुकम्मल बहू बनाने का ही था, जबकि वो यही चाहता था कि अम्मा के साथ उसकी ज्यादा अटैचमेंट ना हो, क्योंकि अम्मा अगर किसी को पसंद करने लगती थी तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती थी। ये अलग बात है कि आज तक उन्हें तनावुश से ज्यादा और कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी। उसकी परवरिश उन्होंने इस अंदाज में की थी कि वो हर काम में माहिर थी। सदफ के सामने वो अक्सर तनावुश का जिक्र करती थी, जिससे वो चिढ़ जाती थी, क्योंकि सदफ नहीं समझ सकती थी कि तनावुश को उन्होंने किस तरह से अपनी पसंद में ढाला है, और वो अपनी बहू को भी पूरी तरह अपनी पसंद में ढाल लेना चाहती थी। और वो खुद भी तो अपनी अम्मा के जैसे ही बीवी चाहता था। मायरा जैसी लड़की उसके वहम व गुमान में नहीं थी। वो अपनी ही सोचों में गुम था जब उसे अचानक अपनी टांगों पर उसकी टांग महसूस हुई। उसने हैरत से पीछे मुड़कर देखा, जहां वो अचानक ही उसके सीने पर अपना हाथ भी रख चुकी थी। वो तकरीबन उस पर चढ़ी हुई थी। उसने एक झटके से उसे दूर फेंका था और फिर नफी में सर हिलाकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे फिर से अपने आप पर नाजुक से वजूद का लम्स महसूस हुआ था। वो गुस्से से मुठियां भींच कर रह गया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर उसने जल्दी से दरवाजा खोला था। ताशफीन काफी थके अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। पानी लाऊं आपके लिए? वो सोफे पर आकर बैठा तो वो उससे पूछने लगी। पिंक कलर में उसका नाजुक सा सरापा बेहद हसीन लग रहा था, और ऊपर से दुपट्टा उसने हमेशा वाले अंदाज में सर पर लिया हुआ था। वो एक ही नजर में उसका पूरा जायजा ले चुका था, जबकि उसके जवाब न देने पर वो खुद ही उसके लिए पानी का गिलास भर लाई थी। यहाँ घर पर तुम्हें कौन देखता है? बगैर दुपट्टे के हर वक्त दुपट्टा सर पर क्यों लटका कर रखती हो? कम अज कम घर में तो इज़ेड होकर घूमा करो। हर वक्त दुपट्टा लटका कर घूमती हो। तुम्हें गर्मी नहीं लगती? पानी का गिलास होठों से लगाते हुए उससे पूछ रहा था। गर्मी क्यों लगेगी? ये तो मुझे आदत है। हाँ, यहाँ पर तो कोई नहीं होता, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में मुलाजिम आते जाते रहते थे अंदर, और फिर ताया अब्बू भी शाम में घर पर ही होते थे और ताए अम्मी तो वारिक भाई के सामने भी दुपट्टा सर से नहीं उतरने देती थी। उसने एक बार फिर से उसे तफसील से जवाब दिया, जबकि वो उकताया था उसके जवाब पर। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, यहाँ आओ और बताओ सारा दिन क्या किया। वो उसका बाजू थामता उसे अपने करीब करते हुए सवाल करने लगा। सारा दिन तो कुछ नहीं किया। आपके जाने के बाद घर की सफाई की और अब खाना बना रही थी। आपको एक बात बतानी थी। उसे अचानक ही उसे वारिक के बारे में बताने का ख्याल आया था, जबकि वो उसका दुपट्टा एक साइड करते हुए उसके हंसते होंठों को अपनी गिरफ्त में ले गया। तुम जाकर आराम से खाना बनाओ और फिर मेरे पास आकर सारी खास खास बातें करो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। वो उसकी गर्दन पर अपनी उंगली से जाबजा लकीरें खींचते हुए खुमार आलूद लहजे में बोला। वारिक भाई आए थे। उसकी उंगली के बाद उसके होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए उसने बताया था। कौन आया था? वो सर उठाकर उससे सवाल करने लगा। वारिक भाई, उसने बस इतना ही जवाब दिया। कहाँ आया था? उसने फिर से सवाल किया। यहाँ आए थे हमारे घर, और जिस दिन मायरा गई थी ना, उसी दिन आए थे। वो सिर्फ 5 मिनट ही रुके। वो किसी मीटिंग के लिए पाकिस्तान से यहाँ आए थे। उसी दिन बाद वापस जाना था, तो ज्यादा देर नहीं रुके। उसने तफसील से बताया था। और ये बात तुम मुझे आज बता रही हो? वो गुस्से से सवाल करने लगा। मेरे जहन से निकल गया। उस दिन मायरा गई थी तो आप जब घर आए तो काफी परेशान थे, इसीलिए तुमने मुझे बताया ही नहीं कि यहाँ पर कोई आया था, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। तुमसे मिलने क्यों आया था? और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? वो गुस्से से उठकर खड़ा हो गया था, जबकि उसका गुस्सा उसे समझ नहीं आ रहा था। देखो लड़की, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम मेरे साथ ये रिश्ता निभाने में इंटरेस्टेड हो,
अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो अपने घर वालों से हर तरह का ताल्लुक खत्म कर दो। मुझे उन लोगों से नफरत है और मैं उन लोगों का साया भी अपनी जिंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहता। ना तो तुम फोन पर उनसे राब्ता रखोगी और ना ही वो कभी भी हमारे घर में आएंगे। वो चिल्लाते हुए बोला था, जबकि उसकी इंतहाई नफरत पर वो उसे देखकर रह गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी, जबकि वो उसकी आंखों की नमी से निगाहें चुराता कमरे में जाकर बंद हो गया। उसने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया था कि तनावुश ने बेसाख्ता अपने कानों पर हाथ रखा। वो किचन में खाना बनाते मुसलसल रोए जा रही थी। उसने बहुत सख्ती से डांटा था। डांटा क्या था, उसकी बातों ने उसे हिलाकर रख दिया था। इतनी नफरत करता था वो उन लोगों से कि उनका साया तक अपनी जिंदगी में नहीं चाहता था। और वो जो वहां वादा करके आई थी कि उनका बेटा वापस लेकर आएगी, उसका क्या? वो कैसे लेकर जाएगी उसे पाकिस्तान वापस? क्या ये बदगुमानी वो कभी भी ताशफीन के दिल से निकाल पाएगी? और ताशफीन तो ये भी चाहता था कि वो भी अपने घर वालों से हर तरह का ताल्लुक खत्म कर दे। अगर वो उसके साथ ये रिश्ता निभाना चाहती है तो उसे उन लोगों से ताल्लुक खत्म करना होगा। लेकिन उन लोगों से ताल्लुक कैसे खत्म कर सकती थी वो? उसके अपने थे, उसके घर वाले थे, उसके सर में दर्द होने लगा था। ये सब कुछ सोच सोचकर वो बुरी तरह से उलझ गई थी। ताशफीन का दरवाजा अब तक बंद था, जबकि खाना बनाने के बाद वो वही कुर्सी पर बैठकर रोने लगी। इस वक्त सिवाय रोने के उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कमरे में वापस आकर नहाने के लिए चला गया। ठंडे पानी से शावर लेने के बाद वो काफी बेहतर महसूस कर रहा था। उसने साफ अल्फाज में तनावुश को आज कह दिया था कि वो उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। और वो ये भी चाहता है कि तनावुश भी उन लोगों से कोई ताल्लुक ना रखे। लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसने बहुत जल्दबाजी दिखाई है। उसे तनावुश के सामने इस तरह से उसके घर वालों के बारे में बात नहीं करना चाहिए था। जो भी था, वो उन लोगों से बहुत प्यार करती थी और वो उसके लिए बेहद अजीज थे। उसके एक बार कहने पर वो उनसे ताल्लुक खत्म नहीं कर सकती थी। और वैसे भी वो रोज पाकिस्तान से यहाँ आने वाले तो थे नहीं। और नंबर तो वो उनका ब्लॉक कर ही चुका था। वो आसानी से उनसे राब्ता नहीं कर सकती थी। तो इस मामले में उसे तनावुश पर किसी भी तरह का जोर नहीं डालना चाहिए। वो सोचते हुए कमरे से बाहर निकला था तो देखा कि वो किचन में कुर्सी पर बैठी बुरी तरह से रो रही है। जानम, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी रो रही हो। वो दूसरी कुर्सी घसीटकर उसके सामने बैठ गया था, जबकि वो जल्दी से अपने आंसू साफ करते उठने लगी थी कि ताशफीन ने एक बार फिर से उसका रास्ता रोक लिया। तो एक बार फिर से उसके गालों पर आंसू बहते हुए ताशफीन को उसकी गलती का एहसास दिला गए थे। सॉरी जान, मैं बहुत रूड बिहेव कर गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उठने ही वाली थी जब अचानक वो उसका हाथ थामकर दूसरे हाथ से अपने कान को पकड़ते माजरत ख्वाहाना लहजे में बोला, जबकि वो सुर्ख आंखों से उसे देखती अपने आंसू साफ कर रही थी। माफ कर दो यार, इस तरह से देखोगी तो खा जाऊंगा तुम्हें। वो शरारती अंदाज में बोला, कोई जरूरत नहीं है मुझे खाने की, सीधे तरीके से खाना खाए। वो नाराजगी जताते हुए बोली और साथ ही उसके लिए खाना लगाने लगी, जबकि वो मुस्कुराते हुए खाना खाने लगा था। उसकी मासूम सी बीवी उससे नाराज हो गई थी और वो जानता था उसे मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सुबह उसकी आंख खुली तो एक दिलफरेब मगर बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू उसकी नथुनों से टकराई थी। और ये खुशबू उसके इतने करीब से आ रही थी कि वो आंखें खोलने पर मजबूर हो गई। मंदी मंदी आंखों से उसने आंखें खोलकर अपने करीब इस खुशबू के मालिक को देखना चाहा था और झटके से उठी थी। यू मूंछर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? आप कहाँ मर गए तुम्हारी गैरत? मुझ जैसी नीच घटिया और पता नहीं कौन कौन सी लड़की सोते हुए तुम्हें ना घटिया लगी होगी और ना ही नीच लगी होगी, क्योंकि तुम पाकिस्तानी मर्दों की मेंटेलिटी ही यही है ना। बीवी बना लिया तो जैसे चाहे यूज कर लो। समझ क्या रखा है तुमने मुझे कि मैं तुम्हारी घटिया सोच को समझ नहीं सकूंगी? सब पता है मुझे। तुम अगर चाहते तो मुझे अलग कमरे में भी रख सकते थे।
लेकिन तुम मुझे इस कमरे में जहां तुम खुद रहते हो ताकि तुम खुद को बेहतरीन साबित कर सको। लेकिन तुम चाहकर भी मेरे सामने खुद को कुछ भी साबित नहीं कर सकते। क्योंकि तुम क्या हो, मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। मुझे कोई आम लड़की मत समझना। मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। वो खुलेआम धमकी दे रही थी। जब अचानक वारिक उसके चेहरे पर झुका था और उसके नाजुक होठों को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले गया। उसका अंदाज जारहाना था, उसके लम्स में बला की शिद्दत थी। वो काफी देर के बाद उसके होठों को छोड़ने के लिए राजी हुआ। बहुत अच्छे तरीके से समझा है तुमने मुझे। बिल्कुल, बीवी बनाकर लाया हूं तो बीवी बनाकर ही रखूंगा। और जहां तक तुमने समझने की बात है तो मैं तुम्हें वही सब समझता हूं जो तुम समझ रही हो। लेकिन क्या है ना, तुम्हें तीर की तरह सीधा ना कर दिया तो मेरा नाम भी वारिक इब्राहिम नहीं। मैं तुम्हें सुधारने के लिए ही तो यहाँ लाया हूँ। अभी तो शुरुआत है। अच्छी बात तो ये है कि तुम पाकिस्तान के मर्दों की मेंटेलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझती हो। तुम्हारे लिए काफी आसानी रहेगी आगे। मायरा जो ये सोच रही थी कि वो उसकी अना पर कारी ज़र्ब लगा रही है, उसकी बातों पर पूरी आंखें खोले उसे देखने लगी। कर क्या मत मतलब, उसने अपने लहजे को मजबूत बनाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो बना नहीं पाई। उसके अंदाज ने उसे लर्जने पर मजबूर कर दिया था। और कुछ उसके थोड़ी देर पहले अपने होठों पर छोड़े जाने वाले शदीद लम्स का भी असर था। डार्लिंग, अब क्या मतलब पूछ रही हो? तुम तो सारे मतलब समझती हो। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। सबके साथ नाश्ता करना है। वो उसे उठने का इशारा करता हुआ खुद वॉशरूम में दाखिल हुआ था, जबकि वो बैठी अपने होठों को रगड़ने में मसरूफ थी। मायरा नहाकर निकली तो वारिक उसे कहीं भी नजर नहीं आया था। जबकि वो 10-15 दफा कुल्ली करने के बाद बाहर आई तो उसे अब भी अपने होठों पर उसकी जारहाना गिरफ्त महसूस हुई। वो अगले ही लम्हे वापस वॉशरूम में घुस गई और एक बार फिर से कुल्ली करने लगी। इस दफा बाहर निकली तो अपने बेड पर दो नमूनों को बैठा हुआ देखा। एक नमूने को तो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। कल वो उसके साथ सोया नहीं था बल्कि बाद में बाहर भाग गया था। अस्सलामु अलैकुम भाभी जान। वो दोनों उठकर यकज़बान एहतराम से बोले तो वो हैरत से उन्हें देखती रह गई। वालेकुम सलाम। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो सीने पर हाथ बांधते हुए उनसे पूछने लगी थी। वो शक्ल से ही बहुत शरारती लगते थे। बल्कि बड़ा वाला तो छोटे वाले तो देखने में बहुत ही मासूम था। लेकिन वो कितना मासूम था ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी क्योंकि कल बातों ही बातों में पहले उसने उसे अच्छा खासा खाना खिलाया और बाद में उसे पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाकर सोने पर मजबूर कर दिया। हम आपको ये कपड़े देने के लिए आए हैं। अम्मा ने भेजे हैं और कहा है कि यही कपड़े पहनकर आपने तैयार होकर बाहर आना है। दोनों ने बेड पर रखे खूबसूरत लेकिन अच्छे खासे भारी लिबास की तरफ इशारा किया। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। अपनी अम्मा को मेरा थैंक यू बोलना। वो काफी परेशान थी कि वो क्या पहनकर बाहर जाएगी, लेकिन उसकी सासू माँ ने तो ये मसला ही हल कर दिया था। जबकि उसकी बात पर वो दोनों खीखी करने लगे थे। ये तुम लोग हंस क्यों रहे हो? वो लिबास को उठाते हुए उनसे पूछने लगी। क्योंकि अम्मा को थैंक यू कौन बोलता है? दोनों ने एक जबान कहा। ये कोई रूल है क्या इस घर का कि अम्मा को थैंक यू नहीं बोलना? वो उन दोनों को देखकर बेसाख्ता मुस्कुराई थी क्योंकि उनका अंदाज उसे बड़ा पसंद आ रहा था। उसकी एंटरटेनमेंट के लिए तो इस हवेली में काफी सामान मौजूद था। अरे, अम्मा को तो कोई भी थैंक यू नहीं बोलता, क्योंकि अम्मा कहती है कि ये सब उनका फर्ज है। और आपको पता है भाभी जान होने के नाते आपका भी एक फर्ज है। छोटू ने राजदाराना अंदाज में कहा था। वो ना चाहते हुए भी मुतजस्सिस हो गई। हाँ बिल्कुल, आपका फर्ज है कि आप अपने हिटलर प्लस खड़ूस शौहर से अपने मासूम मासूम से देवरों को बचाओ। हैं, मैं कैसे बचाऊं? वो हैरानगी से देखने लगी थी। वो आज हमारा टेस्ट लेने वाले हैं। अब आप अपना फर्ज निभाए भाभी जान। वो कहकर बाहर निकल गए थे, जबकि वो हाथ में जोड़ा पकड़े अच्छी खासी परेशान हो गई थी। अजीब जिंदगी हो गई थी। वो हर रोज सुबह सवेरे रोज से मिलने जाता तो उसकी वापसी रात 12 बजे के करीब होती।
वो खाना भी खाकर आता था और सारा दिन एक ही जगह पर रहने की वजह से अजीब सी थकावट का शिकार हो जाता था। वो चाहकर भी तनावुश के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहा था। वो जितना उसके लिए बेकरार था, जितना उसे पाने के लिए बेचैन था, उतना ही वक्त उसे आजमा रहा था। अच्छी बात तो ये थी कि वो उससे खफा नहीं थी। उस दिन वाले गुस्से को वो सब्र से पी गई थी। उसकी बीवी उसे बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। उसके लिए इतना ही काफी था। उसे अपनी रूटीन पर गुस्सा आ रहा था। अपने करियर के लिए उसे क्या कुछ करना पड़ रहा था। रोज ने उसे बहुत तंग कर रखा था। वो हॉस्पिटल में किसी को बर्दाश्त ही नहीं करती थी। वो हर वक्त ताशफीन को अपने आसपास चाहती थी। उसके बाप से कुछ भी ना बन पाता तो वो उसे कॉल करता और फिर मिन्नतों पर उतर आता। और वो चाहकर भी उसे इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ सवाल उसकी पूरी जिंदगी का था। उसका एक इनकार उसका पूरा करियर खराब कर सकता था। वो रोज से दोस्ती करके पछता रहा था, बल्कि बहुत ज्यादा पछता रहा था। वो दोस्ती के नाम पर उसे हर वक्त अपने आसपास रखती थी। और हकीकत ये थी कि वो अब मजीद रोज की बीमार शक्ल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी सूनी है मेरी नौ। अम्मा सदके वारी जाती उसके पास आई थी, जबकि वो तो कमरे से बाहर कदम रखते हुए भी अच्छी खासी घबरा रही थी। कल तक तो अम्मा उसे बहुत ही खतरनाक पर्सनैलिटी महसूस हुई थी, लेकिन आज उसे उनका एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा था। वो भी खुशी खुशी उनसे मिलने लगी थी। अब कोई उसे अहमियत दे रहा था तो वो क्यों पीछे हटती। उसका इरादा तो वैसे भी इसके घर वालों के सामने वारिक की हकीकत लाने का था। और इस सब की थोड़ी सी सिंपैथी इकट्ठी करने के बाद उसका इरादा था कि वो वारिक के बारे में सबको बता देगी, और खासकर अम्मा को। जिस तरह कल वारिक उनके सामने सर झुकाए बैठा था, वो ये तो समझ ही गई थी कि वो अपनी अम्मा की बहुत इज्जत करता है, और अपनी अम्मा के सामने उसने अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाकर रखी है। और उसका इरादा उसकी झूठी इमेज को ही चकनाचूर करने का था। अम्मा उसे थामते हुए टेबल पर ले जाने लगी जब उसकी नजर वारिक पर गई थी। बेसाख्ता उसका हाथ अपने होठों पर गया। उसका दिल चाहा वो अपने होठों को रगड़कर रख दे क्योंकि उसका लम्स उसे एक बार फिर से अपने होठों पर महसूस होने लगा था, बल्कि कांटे की तरह चुभने लगा था। जबकि उसको अपने होठों की तरफ हाथ ले जाते देखकर ना जाने क्यों वारिक ने अपनी हंसी छुपाने के लिए चेहरा झुका लिया था। आप आराम से बैठिए। क्या है बहू, पहली दफा आपसे मिल रहे हैं, इसकी शगुन दें। अम्मा उसे एक आदमी के पास लेकर आई थी। उस आदमी की शक्ल ताशफीन से कितनी मिलती थी। वो हैरान हुई थी। बाबा ने बिना ऊपर देखे जेब में हाथ डाला और जितने नोट हाथ में आए उसकी हथेली पर रख दिए। उन्होंने एक शिकवा-कुना नजर अपने बेटे को भी देखा था जो मजे से नाश्ता करने में मसरूफ था, जैसे यहाँ हुई किसी कार्रवाई से उसका कोई तल्लुक ही नहीं। जल्दी से नाश्ता करो और सीधे टीवी लाउंज में पहुंचो। तुम लोगों का टेस्ट लेकर मैं ऑफिस जाऊंगा। वो नाश्ते से फारिग होता उठने लगा था, जब उन दोनों ने एक साथ नजर उसकी तरफ दौड़ाई। वो घबरा कर रह गई। उसे चक्कर से आने लगे थे। उसने अचानक हाथ अपने माथे पर रखा और लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी। वहां मौजूद सब लोग घबराकर उसकी तरफ भाग गए थे, और वो दोनों नमूने ने एक दूसरे को देखने लगे कि भाभी को इतनी टेंशन दे दी थी कि पहले ही दिन बेचारी बेहोश हो गई। वारिक, उसे अंदर लेकर चलो, डॉक्टर को बुलाते हैं। अम्मा परेशानी से दिल थामे वारिक से कहने लगी, जबकि वो उनकी तरफ देखता हाँ में सर हिलाता उसे अपनी बाहों में भरते हुए बेडरूम में ले आया था। बच्ची ने नाश्ता नहीं किया। पता नहीं रात को खाना ठीक से खाया था या नहीं। मेरी भी मति मारी गई थी। मुझे खुद उसे अपने सामने बिठाकर खाना खिलाना चाहिए था। आप खड़े किया हैं, डॉक्टर को बुलाए। वो खुद को कोसते इब्राहिम साहब को भी उसे देखकर बोली, जिस पर वो फौरन हाँ में सर हिलाकर डॉक्टर को फोन करने के लिए भागे थे। घबराने वाली कोई बात नहीं है। शायद घबराकर वो बेहोश हो गई हैं। पहले इस तरह का माहौल नहीं देखा होगा ना। बाहर से आए लड़की अक्सर घबरा जाती हैं। डॉक्टर उसका मुआयना करने के बाद कोई भी वजह निकालने में नाकामयाब होते हुए कहने लगा, उन्हें होश आ चुका है। आप उन्हें ठीक से खाना खिलाए और अच्छा माहौल फराहम करें।
इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगी। डॉक्टर तफसीलात बताते हुए वापस जाने की तैयारियां करने लगा। अब जबकि वारिक ने भी अपनी घड़ी की तरफ देखा था। मीटिंग शुरू होने में मुश्किल से आधा घंटा बाकी था और ये वक्त वापस जाते निकल जाना था। 1 घंटे से ज्यादा तो यहाँ बर्बाद हो चुका था उसका। अम्मा को खुदा हाफिज कहता वो निकल आया था। अम्मा तो उसे कोसती रह गई कि बीवी बीमार है, लेकिन उसने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दिया क्योंकि उसका ऑफिस जाना बहुत जरूरी था। उसके बाबा उसके साथ ही आए थे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर भाभी के पास बैठो। मैं उसके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। वो उन दोनों को डांटते हुए बोली तो वो दोनों भागकर भाभी के कमरे में पहुंच गए। सॉरी भाभी जान, वो दोनों कान पकड़े थे, जबकि वो बैकग्राउंड से टेक लगाए कमरे का मुआयना कर रही थी। सॉरी के बच्चे, तुम लोगों को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। वो उन दोनों को घूरते हुए बोली। थैंक यू मगर किस लिए? छोटू उसकी गोद में चढ़ते हुए बोला, जबकि अहमद भी उसके साथ ही बैठ गया था। भाभी जान होने का फर्ज निभाने के लिए, वो आंख दबाती शरारत से बोली, जबकि वो दोनों हैरानगी से देखने लगे थे। और फिर अचानक छोटू बेड पर खड़ा होते उसे घूरने लगा और फिर अपना हाथ अपनी पैंट की पिछली जेब में ले जाते हुए चॉकलेट निकालकर उसके सामने की। आपका ऑस्कर अवार्ड भाभी जान। उसने उसको ऑस्कर अवार्ड देते हुए कहा तो उसने भी एक अदा से बाल पीछे करते हुए अपने ऑस्कर अवार्ड को बड़े नाज से थामा था। कोई तो था जो उसकी एक्टिंग की कद्र करता था। उसने खुशी से झिलमिलाती आंखों से उन दोनों को अपने सीने से लगाया था। शुक्रिया मेरे नमूनों, मेरा मतलब है मेरे नगीनों। सिर्फ तुम लोगों को ही मेरी एक्टिंग की कद्र है। वो खुशी से सरशार हुए जा रही थी, जबकि वो दोनों अपने जैसी भाभी मिलने पर बहुत खुश थे। उसकी आंख खुली तो उसके बिल्कुल करीब सो रही थी। पिछले 3-4 दिनों से तो वो मुसलसल हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था। कल रोज ने हॉस्पिटल से फ्री हो जाना था और उसकी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जानी थी। वो फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले तनावुश को हर तरह से अपना बना लेना चाहता था। अब इस लड़की से दूर रहना उसके बस से बाहर था। उसमें सोई हुई तन्हाई उसके चेहरे से मुतल्लिक टाइम और फिर अपना मोबाइल निकालकर रोज को कॉल करने लगा। हाय रोज, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत अब कैसी है? वो लहजे में अच्छी खासी उदासी समोए बोला तो तनावुश की आंख खुल गई। उसे समझ न आया वो इतना उदास क्यों है, और फिर फोन पर बात भी इंग्लिश में कर रहा था। हाय तैश, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे। रोज परेशान हुई थी उसके लब व लहजे से। रोज, मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार हैं। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कल उनको दूसरे शहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो बेहद परेशानी से बोला, जबकि तनावुश तो बस उसके लब व लहजे को नोट करते हुए उसके लफ्जों को समझने की कोशिश कर रही थी। वो उठकर बैठने लगी जब अचानक ताशफीन ने अपनी टांग उस पर रखकर उसे वापस अपने करीब लिटा लिया। ये तो बहुत अफसोस की बात है। तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। इस वक्त उन्हें तुम्हारी जरूरत है। नहीं, मुझसे ज्यादा उन्हें उनकी दूसरी फैमिली की जरूरत है। उनकी फैमिली उनके साथ जा रही है। बस आज का दिन ही मैं उनके पास रुकूंगा। शायद मैं आज आपसे मिलने ना आ सकूं। मेरी मॉम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आप भी बेहद खास फर्द हैं मेरी जिंदगी का। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे आपको इस बारे में बताना चाहिए। ओह डार्लिंग, तुम्हारे अल्फाज मेरे लिए बहुत खास हैं। कोई बात नहीं, तुम आज अपनी माँ के साथ दिन गुजारो। मैं तुम्हारे बगैर रह लूंगी। दूसरी तरफ रोज ने जैसे दिल पर पत्थर रखकर ये अल्फाज कहे थे। थैंक यू सो मच रोज। मैं जानता हूँ इस वक्त आप तन्हा महसूस करती हैं। आपको एक दोस्त की जरूरत है, और मुझे आपके पास होना चाहिए। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं रोज की तरह आपके पास जरूर आता। उसने मजीद मक्खन बाजी की थी। मैं जानती हूँ डार्लिंग, तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। अब चलो अपनी माँ का ख्याल रखो। हम बाद में बात करेंगे। रोज ने मुस्कुराते हुए अलविदाई कलाम कहे तो उसने भी खुशी खुशी फोन बंद करके अपने हिसार से निकलने के लिए मचलती अपनी बीवी को देखा था। कहाँ भागने का इरादा है जाने मन? ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या?
वो उस पर अपना वजन डालते हुए अपनी गिरफ्त में कैद कर चुका था। आप बहुत ही झूठे इंसान हैं। आपने इतना झूठ बोला। वो गुस्से से घूरते हुए बोली। तो हैरानगी से उसे देखने लगा। क्या वो उसकी इंग्लिश में की गई सारी बातों को समझ चुकी थी? क्या झूठ बोला मैंने? वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा। यही कि आपकी अम्मी बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आपने बोला था कि नहीं? वो सवालिया अंदाज में बोली, जबकि वो इम्प्रेस होने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। शुक्र है 1.5 महीने के बाद कुछ तो प्ले पड़ा। हाँ, यही कहा था मैंने। मेरी बॉस थी फोन पर। वो मुझे हॉस्पिटल बुला रही थी। लेकिन मेरा इरादा तो आज तुम्हारे और अपने सारे पर्दों को हटाने का है। इसलिए मैंने इनकार कर दिया। और सुनो, मुझे एक मीठी किस दो और अलमारी में जाकर अपने लिए रखा मेरा गिफ्ट देखो। आज रात को वही ड्रेस पहनना। हम दोनों डेट पर जाने वाले हैं। वो उसके होठों को चूमते हुए बोला, जबकि वो जहां ये समझकर खुश हुई थी कि उसने ठीक से इंग्लिश को समझना शुरू कर दिया है, वहीं उसके इतने बड़े झूठ पर उसे समझाना चाहती थी कि ये गलत है। लेकिन उसकी बेबाक हरकत ने उसे शर्म से निगाहें चुराने पर मजबूर कर दिया था। इस वक्त शर्माना घबराना बंद करो। आज जितना भी शर्माना हो मेरी बाहों में शर्माना। सारी रात शर्माती रहना। कभी मना नहीं करूंगा। अब जल्दी से उठकर ड्रेस देख लो। तब तक मैं अपनी स्पेशल नाइट का कुछ इंतजाम कर लूं। फिर वापस आकर तुमसे अपनी मर्जी से मीठी वाली किस मांगूंगा। हो तो गई। वो मिन मीन आई थी। ये मैंने की है तुम्हारी। अभी रहती है। वो सख्ती से घूरता हुआ उठा था, जबकि वो निगाह भी ना उठा पाई।